अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वो दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे जमाए चौकड़ी मारे सोफे पे बैठी थी। गाहे बगाहे अपने बराबर में बैठे बिलाल पे भी निगाहें डाल लेती थी। बिलाल की नजरें टीवी स्क्रीन पे मरकूज थी और उसका इन्हमाक काबिले दीद था, गोया पलक झपकना भी गुनाह अजीम हो। जबकि हुरिया का मूड कदरे खराब हो चुका था क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से अपने फेवरेट टीवी शो को देखने के लिए मचल रही थी, मगर बिलाल था कि वो खबरें सुनने में डूबा हुआ था। बिलाखिर हुरिया जिद होके उठ खड़ी हुई। अरे कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हो तो मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, सर में अजीब सा दर्द है। बिलाल ने कनपटियों को हाथ से दबाते हुए आंखें वेश के उसे मुल्तजी अंदाज में कहा था, मगर हुरिया को उसकी मिन्नत समाजत और मुल्तजियाना अंदाज हरगिज मुतासर न कर सका। कमाल है, सर में दर्द है मगर मजाल है जो टीवी की आवाज कम की हो या नजरें हटाई हो, वो खफकी से बोली थी। अभी इसी बहसो मुबाहसे को लंबा होना था कि बिलाल के फोन की घंटी बज उठी। बिलाल ने स्क्रीन पर अपिया का जगमगाता हुआ नाम देख लिया था। अकब से हुरिया ने भी देख लिया था और उसका मूड मजीद खराब हो चुका था। अपिया के फोन के बाद अक्सर घर में सानहात रूनुमा हुआ करते थे और हुरिया तो बबांगे दोहल ऐलान किया करती थी कि उन सब के पीछे अपिया का हाथ है। जी अपिया, वो बेहद मुअद्दब होकर संभल कर बैठ गया था। दूसरी जानिब से अहकामात सादर किए जा रहे थे। तभी बिलाल असबात में सर हिलाता चला जा रहा था। अपिया बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूँ अभी। बिलाल के चेहरे के संजीदा तासरात बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। हुरिया भी कान लगाकर बात सुनने की कोशिश में हलकान हो रही थी। बिलाल ने फोन बंद करते ही सबसे पहले टीवी ऑफ किया था। उसके बाद अपने हाथों से अपने बाल संवारता हुआ कार की चाबी उठाकर बाहर की जानिब निकलने लगा था। हुरिया को ये अंदाज पसंद न था, ना कुछ बताना ना कुछ पूछना। आप किधर जा रहे हैं रात के इस वक्त? वो मुताजिब होकर पूछ रही थी। अपिया की लड़ाई हो गई है, उस्मान भाई ने उन पे हाथ उठाया है, तो क्या मैं रात और दिन देखता रहूं? बिलाल ने अपनी सारी खोलन उस पे निकाली। मगर इस तरह जाना मसले का हल नहीं है, इस तरह बात मजीद बढ़ जाएगी। हुरिया के तो ये सोच के ही 14 तबक रोशन हो गए थे कि दूर से जिंदगी की खुशियों में जहर घोलने वाली अपिया यहीं आके रहने वाली थी। वो हवास बागता सी खड़ी सोच रही थी कि बैठे बिठाए ये क्या आफत आन पड़ी। बिलाल, आप अम्मी को तो बता देते। वो रूहान सी हुई, कोई तरकीब सोचने लगी थी। पागल हो, दूर परदेस में अम्मा को परेशान करूं और फिर वो क्या करेंगी? ना हक परेशान होंगी। तुम भी ना बताना, मैं आता हूँ। वो मजीद बहस के मूड में हरगिज ना था, इसलिए कार पे रवाना हो गया था। अपिया का घर यहाँ से आधे घंटे की मुसाफत पे था। वो जानती थी कि अब वो तेज रफ्तार ड्राइव करेंगे। वो दिल ही दिल में उनकी सलामती की दुआएं करने लगी। बिलाल की वापसी पूरे 2 घंटे बाद हुई थी। वो तो वहीं सूली पे लटकी बैठी रही थी और फिर बेहद दबदबे से अंदर दाखिल हुई थी अपिया। उन्होंने उसके लपक के गले लगाने को भी नापसंदीदगी की निगाह से देखा था और परे झटक दिया था। ओ बीबी, ये खाली खुली की हमदर्दी संभाल के रखो, मुझे नहीं जरूरत, थकी हुई हूं मैं, मुझे भूख लगी हुई है। जल्दी खाना लगा दो और बाद में ग्रीन टी की आदत है मुझे, अपिया ने हुक्मिया अंदाज में कहा था। हुरिया अपनी जगह जुज़बुज़ होकर रह गई, लेकिन मरती क्या ना करती कि मसदाक सीधा उसने किचन का रुख किया था। आज उसने कढ़ी बनाई थी और रोटियां ताज़ा ताज़ा बना के हॉट पॉट में रखी थी। जब वो खाना टेबल पर लगा रही थी, अपिया और बिलाल सरगोशियों में ना जाने क्या बातें कर रहे थे। उसकी बदजुबानी से मैं तंग आ चुकी हूँ और आज तो हद हो गई है, उसने मुझ पे हाथ उठाया है। अपिया ने नादीदा आंसुओं को आंखों से साफ किया था। अपिया, परेशान ना हो, यह आपका अपना घर है, अब जब तक चाहें यहाँ रहें। अगर अम्मा और भैया पाकिस्तान में नहीं तो क्या हुआ, यही अब आपका मैका है, आप आराम से रहें, बिलाल ने सादतमंदी से कहा था। अपिया ने जिताती हुई निगाह हुरिया पर डाली। हुरिया को उनका अंदाज समझ में ना आ सका था। अपने दुख में भी उनको ये सब करना याद था। क्या वो वाकई दुखी थी या दुखी होने का ड्रामा कर रही थी? बहरहाल वो चुप बैठी थी।
अरे कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। मगर ये क्या भाई, हमारी अम्मा ने तो हमेशा कढ़ी के साथ चावल बनाए, ये रिवाज तो पहली बार देखा है। पहला एतराज। हुरिया तो इन एतराजात की आदी थी। पहला लुकमा अपिया ने जिद में लिया और फिर नाक भूं चढ़ाई थी और मारे बांधे दूसरा लुकमा तोड़ा। उनके तासरात भी ऐसे थे कि बिलाल चुप न रह सका। क्या बात है अपिया, पसंद नहीं तो कुछ और बनवा देता हूँ, बिलाल ने खुजालत से कहा था। निगाहें हुरिया के चेहरे पे मरकूज थीं। अरे जाने दो, फिर तुम्हारी बीवी कहेगी कि मैं वबाले जान बन गई हूँ। दरअसल हम तो कढ़ी को खूब पकाते हैं, इसमें कच्चे बेसन की महक है। बहरहाल जाने दो, उसे मालूम तो था ही कि मैंने आना है, कुछ और बना लेती। 2 घंटे बहुत होते हैं। अपिया ने उस पर तंज किया। हुरिया से भी बोले बिना न रहा गया। दरअसल मुझे क्या मालूम था आप इतने गम में भी खाने का ख्याल रखेंगी। धीमे अंदाज में उसका कहा जुमला तो गोया कयामत से कम न था। देखा बिलाल, तुम्हारी बीवी ने तो आते ही ताने देना शुरू कर दिए। क्या मैं भूखी मर जाऊं? अभी तो पहला लुकमा लिया कि इसने गज भर जुबान खोल दी। भूख तो इंसान को सूली पे भी लगती है। ना बाबा, मैं चलती हूँ यहाँ से, मैं नहीं यहाँ रहने की, अपिया ने तेज लहजे में कहा था। हुरिया, तुम होश में तो हो? ये कैसा अंदाज़ तखातुब है? अभी के अभी अपिया से माफ़ी मांगो और जाकर कुछ और बना लो। ठीक तो कह रही हैं, तुम तो सारा दिन टीवी और ड्रामों से ही नहीं फारिग होती। खराफात है उन ड्रामों की बदौलत जो तुम्हारे दिमाग में भर गई है। बिलाल न जाने क्या क्या बोलता रहा, मगर वो मजीद वहां खड़ी ना रह सकी। जी तो चाह साफ कह दे, मेरे देखे ड्रामे आपकी अपिया की चलत्तर बाजियों से कम ही होते हैं। ये तो खुद बनी बनाई फिल्म है। मगर चुप रहना मजबूरी थी, सो मजबूरन अपने आंसुओं के फंदे को गले में उतार कर बोली, सॉरी अपिया, मैं कुछ और बना लाती हूँ। अपिया ने फातिहाना निगाहों से उसे देखा था। वो दिल ही दिल में अपिया को कोसते हुए सोचने लगी कि अब रात के इस वक्त क्या बनाकर पेश करूं। फ्रिज में वो कबाब फ्रीज करके रखती थी। उसने वही कबाब तलकर साथ रायता बना लिया और वहीं डाइनिंग टेबल पर ले आई। अरे अब इसकी क्या जरूरत थी, मैंने तो मजबूरन खा भी लिया खाना, वो मुंह बनाकर बोली। और टीवी पर उस वक्त रिपीट टेलीकास्ट में उसी का मनपसंद ड्रामा लगा हुआ था। सोच रही थी कि कहे, आपकी अपिया भी तो इन ड्रामों को देख रही हैं, अब है कोई जवाब? मगर वो लबों पे ताला लगाए खड़ी थी। अच्छा ऐसा करो, कबाब की प्लेट रख दो, मैं खा लेती हूँ, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए। अपिया ने गोया उस पे एहसान अजीम किया था और फिर आराम से कबाब से इंसाफ करने लगी। वो दोबारा किचन में घुस गई। उसने बिलाल के लिए चाय बनाई, अपिया के लिए ग्रीन टी। उसे मालूम था बिलाल खाने के बाद चाय लाजमी पीते हैं। अदनान, अम्बरीन और बिलाल 3 बहन भाई थे। अदनान की वालिदा और अदनान बैरून मुल्क मुकीम थे। अम्बरीन यहीं पाकिस्तान में और बिलाल के घर के पास ही उसका घर था। अम्बरीन को सब अपिया ही कहते थे, सो हुरिया ने भी शादी के बाद अपिया ही कहना शुरू कर दिया। अक्सर वीकेंड पे वो आ जाया करती थी। अपिया के शोहर उस्मान एक बेहद सोबर से इंसान थे। हुरिया को तो अभी तक यही बात समझ ना आई थी कि इस कदर लंबी एतराज़ात और इल्ज़ामात की फहरिस्त में उस्मान भाई कहाँ फिट बैठे हैं, क्योंकि वो तो जब भी उस्मान भाई से मिली उनको बेहद धीमे मिजाज का पाया। कंधा पेशानी से अपिया के तमाम अंदाज सह जाया करते थे। रात को तो बिलाल का मूड ऑफ ही था। अलबत्ता सुबह सवेरे ऑफिस जाने से कबल उसने दिल में ठान ली थी कि बिलाल से असल बात ज़रूर पूछेगी। बिलाल, क्या आपकी उस्मान भाई से मुलाकात हुई थी? ये सवाल कल से उसके अंदर हलचल मचा रहा था। नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। दरअसल मैं तो सीधा अपिया के घर ही गया था, मगर वहाँ अपिया की सास और नंद आई हुई थी। मैंने गेट से ही अपिया को कहला भेजा। कहने लगी कि वो तो न जाने शाम से कहीं गई हुई हैं। फिर मैंने अपिया को कॉल की तो मालूम हुआ कि वो अपनी एक दोस्त के घर है। वहाँ से सीधा फिर मैंने घर ले आया, इसलिए तो इतनी देर लगी थी। बिलाल ने उसे तफसीलन सारी बात बताई। लेकिन बिलाल, आपको सबसे पहले उस्मान भाई से बात करना चाहिए थी। क्या आपने नहीं देखा वो कितने मुतहम्मिल मिजाज इंसान हैं? वो किस तरह अपिया पे हाथ उठा सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो वाकई हैरान थी। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि अपिया झूठ बोल रही हैं? अब के बिलाल बिगड़ा। नहीं, कतन नहीं, लेकिन एक फरीक की बात सुन के फैसला सादर करना दुरुस्त नहीं। हमेशा दोनों फरीकैन की बात को सुनना और फिर फैसला करना ही दानिशमंदी है। वो बड़े स्वभाव से बिलाल को कायल कर रही थी।
اس کی بات اب بلال کی سمجھ میں آ گئی تھی، تبھی مطمئن سا ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ان کی بات درمیان میں ہی تھی کہ اپیا نے ایک دم زوردار دھکے سے دروازہ کھولا اور تالیاں بجانے لگی۔ واہ واہ، آفرین ہے، کیسے باتوں میں الجھا لیتی ہو، تمہارے صرف بال ہی لچھے دار نہیں ہیں، باتوں میں بھی خوب الجھاؤ ہے۔ اپیا نے اس کے گھنگریالے بالوں پہ چوٹ کی تھی، وہ تو ان کے بنا دستک کمرے میں اس انٹری پر ہی دم بخود تھی، نہ جانے کب سے دروازے سے کان لگائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کس قدر معیوب حرکت تھی، مگر اب یہ تو بلال کا فرض تھا کہ وہ کہتا، وہ تو پہلے ہی بری بن گئی تھی، سو خاموشی میں ہی عافیت تھی۔ اپیا ایسی کوئی بات نہیں، وہ بھی آپ کے لیے فکر مند ہے، بلال نے اپنی دانش میں وضاحت پیش کرنا چاہی تھی۔ جانے دو، دیکھ رہی ہوں کل سے تمہاری بیگم کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ میں کہہ دے رہی ہوں، اگر تم نے عثمان کو کال کی یا ملاقات کے لیے گئے تو میں ساری عمر کے لیے تم سے تعلق توڑ دوں گی، مجھے دارالامان چھوڑاؤ اگر اس قدر بوجھ ہوں۔ اپیا نے سختی سے کہا تو بلال نے منت سماجت کر کے ان کا موڈ ٹھیک کیا اور دفتر جانے سے پہلے اسے خاص طور پہ نصیحت کی کہ ایسا کام نہ کرے کوئی بھی جس سے اپیا کی دل شکنی ہو یا ان کو رنج پہنچے۔ حوریہ گہری سانس لے کے رہ گئی تھی، پھر اس نے واقعی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سارا دن گھن چکر بنی رہتی، کچھ دنوں سے وہ مسلسل طبیعت کی خرابی کے باعث بیمار بھی تھی۔ اپیا کی نگاہیں تو اسے اپنی پشت پہ بھی چبھتی تھی، نہ جانے اپیا کو اس سے اس قدر نفرت کیوں تھی۔ کبھی کبھار سوچتی کہ اس نے اپیا کا کیا بگاڑا ہے، صرف یہی کہ وہ بلال کی پسند تھی، ان کے بھائی کی محبت تھی۔ شادی پر سب سے زیادہ اعتراض بھی اپیا کو ہی تھا۔ تم نے کیا دیکھ کر اسے شادی کا فیصلہ کیا ہے؟ میں کہتی ہوں ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہے، ایک دو تو میں نے بھی اپنے بھیا کے لیے پسند کر رکھی تھی۔ اپیا کے منہ سے آہ نکلی۔ ایک یا دو اپیا، پہلے یہ فیصلہ کر لیں، بلال نے شوق ہو کر کہا۔ تم مذاق میں مت لو، وہ لبنہ اچھی لڑکی ہے، دیکھی بھالی ہے، تم نے دیکھا کس قدر محبت سے تمہارا خیال رکھتی ہے۔ بلال ہنس دیا۔ یہ سچ تھا کہ اماں کے جانے کے بعد فلیٹ میں کام والی رہی تھی، مگر گھر والے نہ ہوں تو کام والیاں بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، سو لبنہ آ جایا کرتی تھی جب بلال جاب پہ ہوتا۔ واشنگ مشین لگا کر ہفتے بھر کے گندے کپڑوں کا انبار اپنی نگرانی میں دھلواتی تھی، سارے گھر کا فرش کام والی ماسی سے رگڑ رگڑ کے دھلواتی۔ جب تک بلال گھر آتا الماری میں اس کے سارے کپڑے دھلے دھلائے استری کیے ملتے، اشتہا انگیز خوشبوؤں سے بھرا ہوا گھر، اس کے من پسند کھانے تیار ملتے۔ مگر یہ جو دل ہوتا ہے نا، اس کے فیصلے بھی عجیب ہوا کرتے ہیں۔ بلال کو اپنی کولیگ حوریہ بھاگی تھی اور پورے 2 سال خاموش محبت کے بعد اس نے حوریہ کو پرپوز کیا تھا۔ اب وہی محبت جب بلال کو مل گئی، اب اسے گھر کی مرغی دال برابر لگنے لگی تھی۔ حوریہ نے اس کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا، جاب چھوڑ دی تھی، گھر گھرستی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ گھر گھرستی میں طاق نہ تھی، مگر رفتہ رفتہ بلال کی خاطر اس نے گھرداری سیکھ لی تھی اور گھر پہ توجہ بھی دینے لگی تھی، کیونکہ اس نے تو تعلیم کے بعد سیدھی نوکری شروع کر دی تھی، اس لیے اس کی کوکنگ بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی۔ یہ تو وہ گوگل اور یوٹیوب سے کھانوں کی مختلف ریسیپیز دیکھ دیکھ کے کھانے بھی تیار کرتی تھی۔ شاید زندگی اور بھی حسین ہو جاتی اگر اپیا اس کے خلاف محاذ نہ کھول لیتی۔ پہلے پہل تو حوریہ کو یہ اپنا وہم لگتا تھا کہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں نند بھابھی کی روایتی چپکلش تو چلتی ہی رہتی ہے، مگر یہ اس سے بھی ہٹ کر کچھ تھا۔ بلال جو کہتے نہ تھکتا تھا، حوریہ میرا بس چلے تو میں دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش تمہاری ایک مسکان پہ ڈھیر کر دوں، تم میرے لیے سب سے اہم ہو، تمہارے بنا تو جینے کا تصور ہی نہیں، تمہاری ان جھیل سی آنکھوں میں اداسی ڈیرے جماتی ہے تو مجھے اپنی دنیا اندھیر لگنے لگتی ہے۔ بلال کی وہ رفتگیاں دیکھنے والی ہوتی تھی، کبھی کبھار وہ ان کے اظہار اپیا کے سامنے بھی کر بیٹھتا اور اپیا سخت برا مان جایا کرتی تھی۔ حوریہ بلال کے خوابوں کا مرکز و محور تھی، اس کا پہلا پہلا خواب تھی، وہ اپنے مقدر پہ نازاں تھی، مگر بلال کی اپیا کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ جب لبنہ ہوا کرتی تھی تو گھر کیسا جگمگ کرتا تھا۔ ارے اب تو بہو رانی آ چکی ہے، مگر ہر شے مٹی میں ہٹی ہوئی ہے۔ جیسے اپیا کی بات سن کر حوریہ نئے سرے سے سب جتن کرتی، مگر اپیا نے بھی قسم اٹھا رکھی تھی کہ اس کے ہر فعل پہ تنقید کرنی ہے۔
किसी हालत में उससे खुश नहीं होना। अपिया की दिलजोई में अक्सर बिलाल उसके दिल को शदीद ठेस भी पहुंचा दिया करता था। बाद में अक्सर तन्हाई में माफ़ी भी मांग लिया करता था। मगर हुरिया खुद से ये सवाल पूछा करती थी, क्या इस तरह उसकी इज्जत नफ्स की उड़ी धज्जियां और दिल के टुकड़े जुड़ सकते हैं? नाश्ता तैयार हो गया क्या? वो किचन में उसके पास खड़ा पूछ रहा था। हुरिया बहुत दिन से चुप चुप थी। बिलाल के दिल को कुछ हुआ था। वो सिंक में हाथ धोने लगा था। उसने एक उचुटती सी निगाह उसके गुलाबी चेहरे पर डाली थी। सूजा हुआ चेहरा, मलगिजा सा हुलिया, रोई रोई सी आंखें। तुम रोई हो? वो अचानक उसकी तरफ पलटा। हाँ। वो झूठ क्यों बोलती? उसने भी उसे जिताना जरूरी ख्याल किया। इसे भी तो मालूम हो कि दिल में छेद कैसे होते हैं। वजह? अब की हुरिया नजरें चुरा गई। पराठे बन चुके थे, ऑमलेट बना रही थी। बेध्यानी में हाथ तवे से जा लगा था। वो सी करके रह गई। क्या हुआ? हाथ जला लिया? ध्यान किधर है? वो उसे सरजनिश कर रहा था। वो कैसे बताती कि सारे ध्यान तो उसकी जानी मरकूज हो चुके हैं। खसूसन जब से अपिया ने बातों बातों में से बताया था कि सब लोग लुब्ना के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, मगर लुब्ना है कि किसी रिश्ते पे हाँ ही नहीं करके दे रही। साफ जाहिर था कि अपिया को अब भी अपनी नंद का रिश्ता बिलाल से करवाना मकसूद था। अब जबकि बिलाल का घर बस भी चुका था, मगर न जाने क्यों उनके दिल में बिलाल की बीवी के लिए जो खाका लुब्ना के हवाले से बन चुका था, लाख कोशिशों के बावजूद भी हुरिया उस पर पूरा न उतर सकी थी। रुको, मैं बरनौल आता हूँ। उसने हुरिया का हाथ थामना चाहा, मगर वो एक झटके से अपना हाथ छुड़ा गई। निगाहों का लम्हा भर का तसादुम हुआ था और उसकी सुर्ख अंगारा आंखें बिलाल को बहुत कुछ बावर कर आ गई थी। जो खोलन मेरे अंदर है उसके सामने तो ये जलन कुछ भी नहीं है। वो जिता कर हॉट पॉट उठाए बाहर निकल गई और बिलाल वो गहरा सांस लेके खड़ा रह गया। बिलाल चक्की के दो पार्टों में पिस रहा था। एक तरफ मोहब्बत थी, दूसरी तरफ सिलाए रहमी थी। छुट्टी के दिन अचानक ही उस्मान आ गए थे, उनके साथ लुब्ना भी थी। आप तो ईद का चांद ही हो गए हैं, अब दिखाई ही नहीं देते हैं, लुब्ना ने बिलाल से शिकवा किया। हुरिया का दिल जल के राख हो गया। बिलाल भी जवाबी मुस्कुराहट के साथ भरपूर पुरतपाक इस्तकबाल कर रहा था। भाई हुरिया, देखो तो कौन आया है, बिलाल ने उसे सदा लगाई। वो अपने चेहरे पे सपाट तासरात लिए नमूदार हुई। उसने देखा कि अपिया अपनी नंद को गले लगाए उसकी बुलाएं लेती वारी सदके जा रही थी और उस्मान भाई से भी मुस्कुरा के बात कर रही थी। लगता ही नहीं था कि उनके दरमियान हल्की सी भी खफगी रही हो। और सुनाए उस्मान भाई, बेगम के बिना उदास तो हो गए होंगे? हुरिया ने कुरीदने के लिए पूछा था। ऐसी वैसी उदासी? अरे भाई, हमारे घर की तो मलका हैंगे, इन्हीं का हुक्म तो चलता है घर पे। इनकी मर्जी थी कि चंद दिन बिलाल की तरफ रुकना चाहती हैं, सो मैंने भी इनकार नहीं किया, जैसा ये चाहे, उस्मान भाई ने सादगी से कहा। बिलाल हैरत से अपिया का चेहरा देख रहा था। खुद अपिया उस वक्त खजालत महसूस कर रही थी। हाँ तो बिलाल, क्या मैं चंद दिन रहने नहीं आ सकती तुम्हारे घर? इसके लिए मुझे इजाजत की जरूरत होगी। अपिया को बातें बनाना खूब आता था। बिलाल ने संजीदगी से दांत पे दांत जमाए। अगरचे वो हद अदब में कुछ कहता नहीं था, मगर ऐसा भी नहीं था कि उसे अपिया की गलत बयानी और दरोग गोई का एहसास ना हुआ था। दरअसल ये कह रही थी कि मैं कुछ दिन मेके जाकर लुब्ना के लिए रिश्ता ढूंढ मुहिम शुरू करने लगी हूँ। लुब्ना में तो गोया इनकी जान बसी है, उस्मान ने मुस्कुरा कर कहा। अब के हुरिया ने बिलाल को घूर कर देखा था और वो सिटपिटा के रह गया। हुरिया ने दोपहर का पुरतकल्लुफ से खाना तैयार किया था। लुब्ना का उन दिनों एक बेहद अच्छा रिश्ता आया हुआ था। लड़का अच्छा कमाता था और फैमिली भी बेहद अच्छी थी। मैं आज इसलिए आया हूँ कि ये भी देख कर ओके कर दें। हम सब ने तो पसंद कर लिया है। उस्मान भाई के कहते ही हुरिया को लगा उसके कंधों से मनोबोझ सिरक गया। वो अब दिल से मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करने लगी थी, जबकि अपिया सोच रही थी कि मेरे जाने का सोच के ही हुरिया का मूड अच्छा हो गया है। उस्मान और लुब्ना खाने के बाद रुखसत चाहते बाहर गाड़ी में बैठ गए। उस वक्त लाउंज में 3 नफूस थे और सबके अंदर अलग अलग कश्मकश जारी थी। अपिया, इस गलत बयानी का मकसद क्या था? आप तो मेरी अपिया हैं, आप जब चाहें आएं। क्या आपको कभी रोका है? बिलाल के लहजे में गहरा तासुब घुला हुआ था। हाँ, तुमने रोकना तो नहीं था, मगर मैं क्या करती, तुम जानते हो
पूरे 8 साल हो रहे हैं, अभी तक मैं उस्मान को औलाद की खुशी नहीं दे सकी। मगर तुमने देखा वो मुझ पे किस कदर जान छिड़कते हैं, मेरी कहीं कोई बात नहीं टालते। मैंने सोचा लुबना से तुम्हारी शादी हो जाती है, फिर तो तुम भी आसूदार होगे, और फिर लुबना भी तो तुम्हें चाहती है। अपिया से अब कोई तावील, कोई जवाब बन ही नहीं पा रहा था। बस कर दें अपिया, बस कर दें, बहुत हो गई, वो गुस्सैले लहजे में बोला था। उसके अंदाज में बरहमी और आंखों में बेचैनी थी। मुझे हुरिया कहती रही, मगर मैंने इसकी एक ना सुनी। वो कहती रही कि उस्मान भाई बहुत नरम मिजाज है, मगर मैं ही था जो आपकी हर बात पे मनो अन यकीन करता चला गया। लुबना मुझे पसंद करे या ना करे, मैं अब एक शादीशुदा मर्द हूँ। मेरे लिए सबसे अहम मेरी बीवी है। आपने दरअसल लुबना का नहीं अपना सोचा। अगर ये वट्टा सट्टा हो जाता है तो आप पर कोई हर्फ नहीं उठा सकेगा कि आप बेऔलाद हैं। क्या आपने मेरे बारे में और हुरिया के बारे में एक बार भी सोचा? हुरिया मेरी मोहब्बत है और यही मेरी बीवी रहेगी। आप भी इस सच को जितना जल्दी कबूल कर लें उतना ही अच्छा होगा। अगर मैं बज़ाहिर आपके हर हुक्म को बिला चून चराम मानता हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुझे आपकी बातों में झूठ दिखाई नहीं देता। दरअसल अपिया, मैं आपकी शख्सियत का भरम नहीं तोड़ना चाहता, बिलाल ने तासुब से कहा। उस वक्त बाहर उस्मान भाई ने हॉर्न बजाया था। वो अमरीन को बुला रहे थे। अब आप जाएं अपिया, और कदर करें कि इतना मोहब्बत करने वाला मुखलिस शोहर मिला है आपको। उस पर इस कदर घनाओं इल्ज़ामात लगाते हुए सोच लेती। बिलाल ने दुख से उन्हें कहा, औलाद देना या ना देना तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन किसी इंसान की किरदार कुशी और उस पे ऐसे बहुतान बांधना, इससे पहले आपको सोचना चाहिए था अपिया। उस्मान भाई ने तो कभी भी किसी जगह बैठकर भी आपकी बेऔलादी का जिक्र नहीं किया, फिर आपने क्यों उनकी इज्जत बनाने का नहीं सोचा? अपिया कुछ कहना चाहती थी, मगर अब वो समझ चुकी थी कि वो बाजी को मुकम्मल तौर पे हार चुकी हैं। एक नदामत भरी निगाह उन्होंने बिलाल और उसके बाद हुरिया पे डाली थी। बाज़ों का तकदीर हमें बहुत ऊंचा मकाम और रुतबा अता करती है, मगर इंसान अपनी बदनीयती और बदजुबानी से उस रुतबे और मर्तबे को मट्टी में रोल देता है। ऐसा ही अमरीन अपिया के साथ भी हुआ था। उनके जाने के बाद पूरे 10 मिनट तक गहरी खामोशी छाई रही थी। तब बिलाल ने अचानक उठकर उसका मनपसंद ड्रामा टीवी पे लगा दिया था। यार जल्दी से चाय बना दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है अजीब सा, वो शौक हुआ था। मगर मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। उसने गोया बम फोड़ा था। क्या कहा मतलब? बिलाल वही सुनना चाहता था जो उसको सुनाना था। हुरिया थोड़ा शर्मा गई। उस दिन जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तब मालूम हुआ, मगर आपको मेरी या बच्चे की क्या परवाह? वो आखिरी जुमला अदा करते हुए नाराज़ी से बोली, पगली तुम ही तो हो मेरी कुल कायनात। लेकिन क्या करूं, बंदा बशर हूँ, गलती हो ही जाती है, माफ़ कर दो ना। उसने बाकायदा कानों को छुआ था। हुरिया खिलखिला के हंसती थी, तमानियत बख्श हंसी। जिंदगी कितनी मुकम्मल हो गई थी। सच तो यह है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में गलत फहमियाँ और रंजिशें पैदा होती ही रहती हैं, लेकिन अगर जिंदगी साथ गुजारने की नीयत हो और घर बसा के रखना मकसद हो तो छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ की जा सकती हैं, दरगुजर की जा सकती हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने का नुस्खा कीमिया ही माफ़ी और दरगुजर है।